नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। हम लोगों ने काफ़ी विषयों पर चर्चा की है प्राउड के संदर्भ में, और यह भी चर्चा की है कि बहुत सारे मतवाद, बहुत सारे इज़्म, विचारधाराएं अभी जो समाज में जिनका प्रभाव रहा है अभी तक, उनके आलोक में भी हमने प्राउड को समझने की चेष्टा की है। और ये हमने पाया कि जितनी विचारधाराएं हैं वे सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही हैं। अपने लक्ष्य से मेरा मतलब है कि मनुष्य के जीवन में दो जो मूल बातें हैं, एक तो अस्तित्व की रक्षा और दूसरी उसकी उपयोगिता। तो दोनों में असमर्थ रही हैं। छिटपुट कुछ काम होते रहे हैं और तकनीकी वैज्ञानिक प्रगति होती रही है, लेकिन गरीबी नहीं मिट सकी, भूख की समस्या का निदान नहीं हुआ, बेरोजगारी नहीं ख़त्म हुई, महंगाई नहीं ख़त्म हुई, भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हुआ, ये सब बढ़ते चले गए हैं। तो इसीलिए एक नए विकल्प की ज़रूरत थी, जो आन मार्ग के आने से और उसकी सामाजिक विचारधारा प्राउड के आने से पूरी हुई है। तो आज कुछ चर्चा करेंगे कि समाज बना क्यों नहीं, हम समाज क्यों नहीं बना सके। व्यक्तिगत रूप से तो बहुत से लोग उन्नति किए, तरक्की किए। आध्यात्मिक जगत में हम कबीर को देखते हैं जो अनपढ़ थे और जुलाहा का काम करते थे, गरीब परिवार में जन्म हुआ, गरीबी में ही जीवन बिताई, लेकिन मन से वो गरीब नहीं थे, बल से गरीब नहीं थे। उन्होंने आध्यात्म की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई को प्राप्त किया। उसी तरह नानक जी हैं। मीरा का जन्म हालांकि राजघराने में हुआ, लेकिन वो भगवान कृष्ण की दीवानी रही। आध्यात्मिक रूप से बहुत ही उत्कृष्ट नारी थी वो। और ऐसे कई संत तुकाराम हुए, नामदेव हुए, ज्ञानेश्वर हुए। भारतवर्ष तो आध्यात्मिक महापुरुषों से भरा हुआ है और बौद्धिक जगत में भी काफ़ी तरक्की लोगों ने की। जैसे जगदीश चंद्र बोस थे, जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो पेड़ पौधे हैं वे भी हंसते हैं, वे भी रोते हैं, वे भी संवेदना को अनुभव करते हैं। और इस तरह से कितने रविन्द्रनाथ हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, भगत सिंह हुए, सबों ने एक से एक महान काम किए हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से, एक सामाजिक रूप से जो कुछ होना चाहिए उसका अभाव रहा है। तो इसीलिए श्री श्यानंद मूर्ति जी, जो श्री प्रभात रंजन सरकार का आध्यात्मिक नाम है और जिनको हम लोग प्यार से स्नेहपूर्वक एक आत्मीयता से बाबा कह कर के पुकारते हैं, तो बाबा ने सबसे ज़्यादा जोर ये सामाजिक मनस्तत्व पर दिया है, कलेक्टिव साइकोलॉजी पर, कलेक्टिव माइंड पर, कि हम समाज कैसे बनाएं। और प्राउड की भी जो उन्होंने कहा कि उसके बारे में कि मुझे बाध्य होना पड़ा प्राउड देने के लिए, क्योंकि समष्टि मानसिकता नहीं है लोगों में। समाज तो बनना दूर की बात रही, समाज बनाने की भावना का अभाव है लोगों में। इसीलिए आज हम देखते हैं परिवार भी टूट रहे हैं। परिवारों के जो संगठन पहले था उस तरह की अब संगति, पारिवारिक संबंध कमज़ोर होते जा रहे हैं। भाई भाई में, बाप बेटा में, पति पत्नी में तरह तरह के द्वंद्व और तनाव हमको देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए उन्होंने सोशल साइकोलॉजी पर, सामाजिक निर्माण पर काफ़ी उन्होंने चिंतन किया और बहुत बातें उन्होंने बताई है, जिसमें कुछ मौलिक बातों पर हम चर्चा शुरू करते हैं। तो उन्होंने बताया कि समाज के संगठन के लिए कम से कम 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ होने से समाज अच्छा बन सकता है, खड़ा हो सकता है। पहला उन्होंने कहा एकता, दूसरा तत्व उन्होंने कहा सामाजिक निरापत्ता, माने सोशल सिक्योरिटी, माने हर आदमी को जीने का अधिकार जिससे मिले, हर आदमी को खाने पीने, आगे बढ़ने में कोई असुविधा नहीं है। और तीसरे उन्होंने कहा कि जो समाज व्यवस्था है वो निरंतर जारी रहे, इसके लिए एक उचित व्यवस्था रहे जो कि समाज के संगठन को खड़ा करने में हमेशा सहायक हो। तो ये 3 चीज़ें का हमेशा अभाव रहने के कारण समाज नहीं बन सका।
तो जो एकता की बात है, हम लोग एक एक तत्व पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो पहले जैसे एकता पर कुछ हम लोग चर्चा करें आज। तो एकता के संबंध में उनका मंतव्य यह था, और जो बिल्कुल सही है, बौद्धिक रूप से अगर हम देखें तो बिल्कुल सही है कि एकता कुछ तत्वों पर निर्भर करती है। क्योंकि अगर समाज के लोगों के भीतर एकता नहीं हो तो कोई समाज बन ही नहीं सकता है। जैसे हम देखते थे जब कई साल पहले 60 के दशक में, जबकि क्रेन वगैरह का उतना नहीं प्रयोग होता था, तो जहाँ मैं रहता था प्राउड के ऑफिस में, तो उसके सामने मैंने देखा कि बिजली के खंभे लगाए जा रहे थे। तो खंभे तो बड़े थे, मजबूत थे, काफ़ी भारी थे, उठ नहीं सकते थे एक आदमी से। तो वहाँ गड्ढा खोद करके और 20 आदमी मिल करके खंभे को उठाए और सभी एक साथ बोलते थे हैं सा, सब एक साथ। तो वो खंभा थोड़ा 1 इंच अंदर गया और ऐसे करते करते पूरे खंभे को उन्होंने खड़ा कर दिया, और उसके बाद मिट्टी भर के सीमेंट उमेंट लगा करके और बिजली वहाँ पहुँचाई गई। तो ये जो एकता है, जो एक साथ बोलने का है, उष्ण शक्ति है। जब एक साथ कोई भी चीज़ होता है तो वो शक्तिशाली हो जाता है। जैसे सूर्य की किरणें हैं, और अगर कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यूज़ करें तो उन किरणों को एक बिंदु पर लाने से कागज़ जल जाता है। लेकिन अगर दिन भर वो कागज़ धूप में पड़ा रहे, नहीं जलेगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा लेकिन जलेगा नहीं। लेकिन कुछ मिनटों में ही वो कॉन्वेक्स लेंस के कारण एक बिंदु पर किरणें आ जाती हैं और जल जाता है। तो ये संगठन में शक्ति है। तो ये संगठन के लिए एकता बहुत आवश्यक है। इसलिए ऋषियों ने बहुत पहले ये बात कही थी कि संग शब्दम संबद्धम संभो मनानसी जानताम, कि साथ चलो, साथ बोलो और सभी मिलकर एक मन बनाओ। एक मन का मतलब ये हुआ कि जैसे भारतवर्ष का प्रधानमंत्री अगर कुछ बोलता है तो पूरी दुनिया ये समझती है कि भारत बोल रहा है। भारत के जो 1.25 अरब आबादी है उसकी आवाज़ है। एक माने ये जो केंद्रीकृत सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर है, उसका एक लाभ यह है कि प्रधानमंत्री बोलता है या कोई भी कैबिनेट का मंत्री बोलता है तो पूरा विश्व समझता है ये भारत की आवाज़ है। तो ये पूरे भारत का प्रतिनिधित्व एक आवाज़ कर रहा है। ये पूरा कलेक्टिव माइंड एक व्यक्ति से प्रकट हो रहा है। ये विचारधारा आज नहीं है। इस तरह की धारणा लोगों के भीतर नहीं है, जिसके कारण हम पाते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे संप्रदाय, छोटे छोटे दल खड़ा हो रहे हैं और आपस में एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, जिससे एक समष्टि मानसिकता नहीं बन पाती है। तो एकता के लिए तो आप जानते हैं कि सामान्य दृष्टिकोण यही है कि जैसे युद्ध का समय आता है तो युद्ध के समय में एक हो जाते हैं लोग कि चलो देश की रक्षा करनी है, एक सेंटीमेंट रहता है। तो ये सेंटीमेंट एकता का रखने के लिए भी कुछ तत्व जरूरी हैं, जिसमें कम से कम 4 तत्व तो आवश्यक हैं। जैसा प्राउड के अनुसार 4 तत्व आवश्यक हैं, जिसमें एक तो है साधारण आदर्श, माने जनरल फिलॉसफी, जनरल आइडियोलॉजी, कि सभी जैसे उस वक्त युद्ध के समय रहता है कि भारतवर्ष को बचाना है क्योंकि विदेशी लोग आक्रमण कर रहे हैं, हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। तो इस भावना से सब एक हो जाते हैं। या अंग्रेज़ जब यहाँ राज कर रहे थे तो ये था कि अंग्रेज़ों को भारत से हटाना है, निकालना है। तो क्विट इंडिया, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ये नारा लगा तो पूरा भारतवर्ष एक हो गया। सभी जाति, सभी मजहब, सभी संप्रदाय, सभी दल के लोग एक हो गए कि हाँ अंग्रेज़ों को बाहर करना है। तो ये एक साधारण आदर्श, एक जनरल आइडियोलॉजी बहुत ज़रूरी है लोगों को बांध कर रखने के, लोगों के भीतर में एक समष्टि मानसिकता, एक कलेक्टिव साइकोलॉजी पैदा करने के लिए, जो आज नहीं है। इसके लिए, इसके कारण क्या है कि सभी अपना अपना राग बजाते हैं, अपनी अपनी ढोल बजाते हैं और
अलग अलग दलों में, अलग अलग मानसिकताओं में ये पूरा भारतवर्ष बटा हुआ है, पूरा विश्व बटा हुआ है। तो इसीलिए आनंद मार्ग ने, प्राउड ने ये एक जनरल आइडियोलॉजी दिया, साधारण आदर्श, कॉमन आइडियोलॉजी, कॉमन फिलॉसफी, कि हम सभी एक माता पिता की संतान हैं। ये त्रिभुवन हमारा स्वदेश है और हम विश्व नागरिक हैं। ये एक ब्रह्मांडीय आदर्श, एक कॉस्मिक आइडियोलॉजी, कॉस्मिक फिलॉसफी, ये आनंद मार्ग ने लोगों के सामने रखा है कि इसके द्वारा हम समाज के भीतर एकता पैदा कर सकते हैं। ये ब्राह्मी आदर्श का लाभ ये है कि ब्रह्म एक अनंत सत्ता है, अविनाशी सत्ता है, सर्वव्यापक सत्ता है। इसीलिए इससे जो एकता आएगी वो एकता अस्थाई होगी, चिरस्थाई होगी, वो एकता कभी टूटने वाली नहीं होगी। तो इसीलिए आनंद मार्ग में जो 5 वर्ष की उम्र, जबकि बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को समझने लगता है, लोगों को पहचानने लगता है, वो सूझबूझ की धीरे धीरे उसमें ताकत विकसित होने की अवस्था आ जाती है। तो 5 वर्ष की उम्र से ही उसके अंदर ब्रह्म भाव की भावना जगाई जाती है कि तुम परमात्मा की संतान हो, सतपथ पर चलना तुम्हारा जीवन का धर्म है और ब्रह्मी जीवन के लक्ष्य हैं, सभी तुम्हारे भाई भाई हैं, कोई पराया नहीं है। तो इस तरह के विचार मन में रहने से शुरू से ही उसके अंदर एक वैश्विक विचारधारा आती है कि मैं एक विश्व परिवार का, आनंद परिवार का, ब्राह्मी परिवार का सदस्य हूँ। उसके अंदर कभी कोई क्षुद्रता नहीं उसके मन में घर कर सकती है। इसलिए ब्राह्मी आदर्श ये सबसे बड़ा आदर्श है और इसके द्वारा एकता की रक्षा बिल्कुल संभव है। और अगर एकता नहीं होगी तब तो कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत हो जाएगा लेकिन उससे अस्थाई हल किसी भी समस्या का नहीं निकलेगा। इसलिए पहला चीज़ आवश्यक है कि लोगों के भीतर एकता का भाव लाने के लिए जो एक आदर्श होना, एक कॉमन आइडियोलॉजी होना, ये बहुत आवश्यक है। उसके साथ साथ अभी कॉमन आइडियोलॉजी में अब जैसे लोगों की सभी मिलजुल करके चलें, मिलजुल करके कोई काम करने की बात सोचे, तो हम देख ही रहे हैं कि हमारे देश में ही कितने तरह की विचारधाराएं, कितने तरह के दल और आरक्षण की जैसी स्थिति आ गई है कि हर ग्रुप अपने कुछ लिए आरक्षण चाहता है। यहाँ तक कि जो धनवान है, अब जैसे जिसको दलित, अति दलित, महादलित कहा जाता है, कि जो समाज के सबसे डिप्रेस्ड और डिसएडवांटेज, अनप्रिविलेज जो सेक्शन है, उसको आरक्षण संविधान के द्वारा दिया हुआ है। लेकिन वो भी एक समय सीमा के भीतर में उस आरक्षण को देने का प्रावधान किया गया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इतने साल हो गए, 77-78 साल हो रहे हैं भारत को राजनीतिक स्वाधीनता लाभ किए हुए, लेकिन अभी भी आरक्षण की आवश्यकता महसूस होती है। मैंने आरक्षण इसलिए किया गया कि वो अनडेवलप्ड हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, तो डेवलप्ड हो जाएं, लेकिन अभी तक वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से ये गंभीर विचार का विषय होना चाहिए कि आरक्षण की पद्धति में कुछ दोष है, क्योंकि ज़िंदगी भर के लिए किसको आरक्षण दिया जा सकता है। इसीलिए मनुष्य जिसको पूरा अवसर मिले, संसाधन मिले, जिससे उसको अपनी तरक्की करने में असुविधा नहीं हो, तो आरक्षण की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अभी आरक्षण जब इनको किया गया, दलित, महादलित, अति दलित, इन लोगों को, तो फिर विभिन्न और भी दलों से बात उठने लगी कि हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए, हमारा भी विकास नहीं हो रहा है। तो इससे समाज के भीतर एक कटुता आ जाती है, एक मनोमालिन्य आ जाता है, खटास आ जाती है और लोग एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। इसीलिए एकता के लिए एक साधारण आदर्श का, कॉमन आइडियोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। और जब कॉमन आइडियोलॉजी आ जाती है तो वो एकता इतनी मजबूत होगी जो कि कभी ख़त्म नहीं होगी,
और युद्ध काल में जो एकता आती है युद्ध के समाप्त होने पर ख़त्म हो जाती है वो। लेकिन चूँकि ब्राह्मी आदर्श पर आनंद मार्ग का विचारधारा अवस्थित है, इसीलिए यह आदर्श मनुष्य में अस्थायी एकता को ला सकता है और इसी पर हम लोग का पूरा प्रयास रहना चाहिए। नमस्कार।